अस्सलाम वालेकुम। मैं लगातार महसूस कर रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को, कुछ भाइयों को बेहद तकलीफ़ पहुँच रही है कि मैं ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि मैं डेटा और आंकड़े जो आपसे शेयर करता हूँ, इसका मकसद ये है कि आप इस दौर के हालात को समझिए, मुल्क किस मुहाने पे खड़ा है उसको समझिए, एहसास कीजिए। आज की जो राजनीति है ये वो राजनीति नहीं है जो नेहरू जी करते थे या 30 साल पहले होती थी या जब लालू जी आए थे जो राजनीति कर रहे थे। ये बिल्कुल अलग है। अब इस देश की जो राजनीति है वो हिंदू बना मुसलमान चल रही है। यही थ्योरी काम कर रहा है, इसी में नेताओं को कामयाबी मिल रही है। एक तरफ मुसलमान को एकजुट करने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ हिंदू को एकजुट करने की बात हो रही है। इसमें नुकसान आम इंसान का हो रहा है, आम इंसान पिस रहा है। ऐसे हालात में हम पर फ़र्ज़ है कि हम बिना किसी चीज़ की परवाह किए आपसे आंकड़े, हकीकत, ज़मीनी हकीकत शेयर करें। इसलिए ये जहन से आप निकाल दीजिए कि मैं किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो हकीकत है सिर्फ वही आपसे बयां कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि आपके नज़र में ये लगता है कि मोदी जी सबसे बड़े जुमलेबाज हैं कि वो लंबी लंबी देकर चुनाव में चले जाते हैं। लेकिन जब आप आज बारीकियों को समझना शुरू करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर को गौर से सुनना शुरू करेंगे तो आपको आज यकीन आ जाएगा कि उन्होंने मोदी जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है? मोदी जी आकर के कहते हैं कि आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, ये पब्लिक डोमेन में है। क्या ये मुमकिन है या नामुमकिन है? एकदम बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सच्चे दिल से सोचिए कि अगर मोदी जी ये आके कहते हैं कि आप लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे तो क्या ये आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। वो आज चालेंगे, इस वक्त चालेंगे, इस मोमेंट वो चालेंगे कि आ जाए, बिल्कुल वो आ जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आकर के अगर ये कहते हैं कि सीमांचल का बेटा सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, आपकी हुकूमत आएगी, तो क्या ये मुमकिन है? सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये मुमकिन है? हुकूमत लोकतंत्रीय व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सेटअप में हुकूमत किसकी आती है? जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा, सबसे ज़्यादा सीट्स लाएगा, उसकी हुकूमत होगी। तो क्या इस देश में ये मुमकिन है कि 14% वाला, 15% वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा मुसलमान के नाम पर, अपने समुदाय के नाम पर? तो जुमलेबाजी असल कर कौन रहा है? असदुद्दीन ओवैसी या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी? ये एहसास करना ज़रूरी है। आपको कहता है कि जब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो आपके यहाँ खुशहाली आ जाएगी। यही ओवैसी साहब कहते हैं ना, आप उनकी तकरीर सुनिए कि तुम पे जो जुल्म हो रहा है, तुम्हारी ये जो हालात हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं है, तुम्हारा कोई कायद नहीं है, तुम्हारा कोई लीडर नहीं है। ठीक है, अब आप आंकड़े ले लीजिए। हैदराबाद शहर में 1960 से मजलिस की हुकूमत है। 1984 से लगातार वहाँ एमपी भी ओवैसी साहब के फादर थे, फिर ओवैसी साहब बनते आ रहे हैं। मतलब AIMIM की ही हुकूमत हैदराबाद शहर पे है 1960 से लगातार। समझिएगा बात को। अभी 2020 में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने एक सर्वे किया था हैदराबाद में जाकर के, ख़ास तौर पे ओल्ड जो सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा AIMIM मजबूत है, जहाँ से वो लगातार MLA MP सब बनते रहे हैं। 63%, 1-2% नहीं, 63% मुसलमान हैदराबाद का बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। मतलब BPL जिसको कहते हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। सर्वे में पाया गया कि 63% मुसलमान खैरात पे, ज़कात पे, सदक़ात पे डिपेंड है। वो डेली वेजेस करते हैं, मतलब जो रोज़ाना जो जाते हैं दिहाड़ी पे काम करने वो जाते हैं। और इसके इम्पैक्ट में ये है कि वो लगातार निजी जो साहूकार होते हैं, लोकल साहूकार है, जो एक सिस्टम होता है इंटरेस्ट वाला, डेली इंटरेस्ट वाला,
उसमें वो दबते जा रहे हैं। एक और इम्पैक्ट देखने को मिला है कि वहाँ गरीबी उस लेवल पे है कि लड़कियां कुमारी रह जा रही हैं, डिवोर्स केसेस खूब बढ़ रहे हैं, विडो जो हैं कोई कमाने वाला नहीं है, तो वहाँ 1/3 लेडीज जो हैं जिसको लोन जो है सो ब्रेड विनर्स कहते हैं, जो वो महिलाएं हैं जो अपना घर खुद से चलाती हैं, तो 1/3 महिलाएं हैदराबाद में अकेले अपना घर चला रही हैं, मजदूरी करके, घरों में काम करके, ज़कात सदकात लेकर के चला रही हैं। ये फैक्ट जो आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मैं उन तमाम भाइयों से कहता हूं जिनको ये उम्मीद दिलासा ख्वाब दिखला करके ओवैसी साहब तकरीर के जरिए चले जाते हैं कि तुम्हारी हुकूमत आएगी, तो 5 सीट जो आप जीत कर आए हैं, क्या उससे हुकूमत मुमकिन है? और हैदराबाद जिस शहर में लगातार 1960 से उसी की पार्टी की हुकूमत रही, वहाँ ऐसे हालात क्यों हैं? क्यों आज भी वहाँ के युवा लड़के ड्रॉप आउट ज़्यादा हैं? क्यों वहाँ के लड़के दिहाड़ी काम कर रहे हैं? क्यों वहाँ की औरतें बेवा मुतल्लका जो है सो खुद अपना घर चला रही हैं? क्योंकि उनको भी यही भाषण शुरू में दिया गया कि तुम्हारी हुकूमत आ जाएगी, तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएंगे। अच्छे दिन किन के आए? नेताओं के, ओवैसी साहब के आए। प्लस वहाँ हिंदू मुस्लिम जो कॉमनल राइट्स का जो एक माहौल एक टेंस का बना रहता है, उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। टी राजा सिंह का नाम आपने सुना होगा। अक्सर वहाँ मुसलमान के बच्चे अपने नेता के चक्कर में जेल की हवा खा के आते हैं, उन पे केसेस दर्ज हो जाते हैं, जो सांप्रदायिक तनाव होता है। हिंदू मुस्लिम की जो मोहब्बत है, वो जो फैब्रिक है एक देश की, जो खूबसूरती है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो आप जो फैक्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, दुकानों में काम कर रहे हैं, आप ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मैं बिहार, यूपी, बंगाल के मुसलमान युवाओं से कह रहा हूं कि आप बाबू आंकड़ों को पढ़ना शुरू करो। हुकूमत उसकी आती है जिसके पास ज़्यादा वोट्स होंगे, हेट्स ज़्यादा होंगे लोकतंत्रीय व्यवस्था में। तो जो बात वो कह रहे हैं वो खालिस 100% प्योर जुमलेबाजी है। इसमें तुम्हारा वो नुकसान है कि तुम्हारे आने वाली नस्ल होश में भी नहीं आएगी। यूपी में क्या हुआ है जाकर के देख लें आप, जाकर के। वही आप जैसा युवा ही जो मजदूरी करता था, आज जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो एक वक्त आता है कि होटल को लॉक करना पड़ता है और वो उसके पास रोजगार ही नहीं रहता है, काम ही नहीं रहता है कि नहीं जी अभी नवरात्रि आ गया है तो अभी सावन आ गया, चलो जी बंद करो। ये बीजेपी की सरकार में ये होना शुरू हुआ है, समझिएगा इस बात को आप। वहाँ भी युवा को यही कहा गया कि तुम्हारी हुकूमत आ जाएगी, तुम सियासी तौर पे मजबूत हो जाओगे, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। विक्टिम कौन है? जाके यूपी के मुसलमान लड़कों से जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वहाँ टीम जाती है, फायर ब्रिगेड के लोग भगवा गमछा लिए जाते हैं, हाजी आईडी दिखाओ। रूमों में आपके पास वीडियोस तो आते होंगे ना कि किसी कमरे में कोई घुस जाता है, हाँ कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, अच्छा बिहार से आए हो, चलो आईडी दिखाओ। ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, यही चीज़ आंध्रा में भी हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि नफरत का शिकार, इस तरह की राजनीति का शिकार तुम हो, तुम दिन भर अपनी मजदूरी में लगे हुए रहते हो, लेकिन तुम इनके भाषणों में आकर के जो तुम जान लेने के लिए जो तैयार बन गए हो, जो तुम नाथूराम गोडसे बनते जा रहे हो, तो तुमको जागना ही होगा। यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस देश में भी माइनॉरिटी ने अपना भला सोचा है, वो मेजोरिटेरियन के साथ रूल किया है। किसी भी कंट्री में जिस माइनॉरिटी ने अपनी सरकार, अपना दल बनाने की कोशिश की है, उसने हमेशा के लिए अपना नुकसान कर लिया है। तो बाबू, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपसे कुछ आंकड़े बताने के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं ओवैसी साहब के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं ज़मीनी हकीकत आपसे शेयर करने आ रहा हूं। और एक वीडियो में ये कवर नहीं हो सकता है। आपको जितने तरह के ख्वाब दिखाएं उन्होंने, जो बातें कर रहे हैं, जो सवाल आपके अंदर है कि 6 सीट मांगा था तो क्यों नहीं मिला, हर वीडियोज के जरिए मैं आपको एक बाई वन एक के बाद एक वीडियो के जरिए मैं आपके पास जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आप अल्लाह से बस हिदायत की दुआ तलब कीजिए। मैं एक वाकया बता करके आज की बात को ख़त्म करूंगा। मैं जब अलीगढ़ पढ़ने के लिए आया तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगता था कि यार मैं चौराहे पे खड़ा हूँ। क्यों लगता था?
क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरे ख़ानदान का, मेरे ननियाल का, मेरे ददियाल का और मेरे ससुराल का, सभी का, मेरे जितने रिश्तेदार हैं 99% सब लोग बरेलवी हैं और सूफीज़म के फ़ैन हैं, दीवाने हैं। जब अलीगढ़ आया, जब उलमा की तकरीर सुना, जब कुरान पढ़ना शुरू किया, दीनी तालीम लेना शुरू किया, तो लगता था यार समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊँ। बरेलवी जब ख़ानदान के लोगों को सुनता था तो लगता था कि यार बरेलवी सही है। फिर जो हमारे कुछ साथी देवबंदी थे जो मदरसा बैकग्राउंड से थे, वो जब बातें दिखलाते थे लगता था देवबंदी सही है। कुछ वहाबी साथी सब भी थे अलीगढ़ में, वो कहते थे कि यार ये पढ़ो, ये देखो कुरान कैसे खुल के कह रहा है अल्लाह, तो लगता था हाँ यार वहाबी ही सही है। तो बड़ा कंफ्यूज रहता था, लगता था यार पता नहीं चौराहे पे खड़ा हूँ। फिर जहन में आया कि यार कोई भी इल्म, कोई भी तालीम, राह तो सिर्फ अल्लाह दिखा सकता है, और अल्लाह से दुआ मांगना शुरू किया कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे। यकीन जानिए अल्लाह ने वो हिदायत दी कि आज अल्लाह का करम है मुझ पर कि सही और गलत दूध और पानी की तरह अल्लाह ने दिखला दिया और बता दिया कि तुम सिर्फ मुसलमान हो और तुमको कुरान और अल्लाह और नबी की सुन्नत पे चलना है। न बरेलवियत पे आपको जाना है, न देवबंदियत पे, न वहाबियत पे, आपको बस मुसलमान रहना है। और अल्लाह ने जो गाइडलाइन आपको बता दिया है कुरान में, जो एक गाइड आपके पास है कुरान, उसको आप पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए आप, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आप जकड़ के दांत से आप रख लीजिए, बस यही काफ़ी है आपके लिए। इसलिए मैं उन तमाम भाइयों से कहूँगा कि आज से आप बस अल्लाह से हिदायत की दुआ तलब कीजिए कि अल्लाह अगर असदुद्दीन ओवैसी वाकई मेरे लिए हक़ में है तो वो मुझे दिखा दे, और अगर हक़ में वो नहीं है तो मेरी इस्लाह कर दे, क्योंकि हिदायत अल्लाह की तरफ से ही आता है। और जब कुरान पढ़ा तो कुरान में अल्लाह ने हिदायत का जो पावर है उन्होंने अपने नबी को भी नहीं दिया। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह किया एक जगह कि ए नबी हिदायत तो सिर्फ मैं दे सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं उन्होंने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया है हिदायत का पावर। तो हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आएगा। आप हिदायत की दुआ तलब कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, हकीकत से इसका दूर दूर से नाता नहीं है। सीमांचल का कोई बेटा मुख्यमंत्री तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि वो अलायंस की पार्टी का नहीं होगा और अलायंस ना चाले, ये बात याद रखिएगा। कोई AIMIM आकर के 5 सीट जीत करके, 6 सीट 10 सीट जीत करके मुस्लिम को एक CM बिहार में नहीं बना सकता, ना यूपी में बना सकता, ना बंगाल में बना सकता, ये याद रखिएगा। क्योंकि देश की राजनीति अब हिंदू बना मुसलमान चल रहा है। किसी भी गठबंधन में आप रहेंगे वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, वो सुसाइड नहीं करेगा कि मुसलमान को एक CM कैंडिडेट अनाउंस कर देगा। तो जब तक आप हकीकत पसंद नहीं बनेंगे, आप ऐसी पार्टीज़ के झांसे से, ऐसे लोगों के लच्छेदार और जज्बाती तकरीर से आप नहीं बच सकते हैं। यही मेरा कहना था। अगले तमाम वीडियोस में मैं एक के बाद एक जो आपको जो झांसे दिए गए हैं, जो आपको ख्वाब दिखाए गए हैं, और आपके जो कमेंट्स में सवालात हैं कि 6 सीट मांगा था क्यों नहीं आया, सबका जवाब दूंगा। क्योंकि जाहिर है मैं खाली नहीं बैठा रहता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत नहीं है। मैं बस वीडियो शूट करता हूँ, अल्लाह जो जहन में देता है बात, जो डेटा देखता हूँ, आप तक आके बात करके मैं शेयर कर देता हूँ। तो काम में भी मैं अपने रहता हूँ। रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर लेकिन आप तक मैं दूंगा। उसके बाद से मैं दूसरे टॉपिक्स पे आपसे बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। पहले मैं आपके अंदर जो ये नशा आ गया है कि आपकी हुकूमत आ जाएगी और आपके हालात बदल जाएंगे, तो मैंने 1960 से जो हुकूमत है हैदराबाद का, वो डेटा आपको बता दिया कि कितने हालात वहाँ सुधर गए। और ये जो ख्वाब है, ये जो जुमलेबाजी है, वो कितना ख़तरनाक है, कितना अनरियलिस्टिक है। इसमें कहीं भी साइंटिफिक डेटा ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं आखिर में यही कहूँगा कि सिर्फ एक काम कीजिए, आप अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट का वक्त अगर आपके पास है तो इस आंकड़े को आप सुन लीजिए। कोशिश कीजिए कि इसको शेयर कीजिए इस आंकड़े को, ताकि इस देश में एक गहरी साजिश चल रही है। उस साजिश के हम और आप जो शिकार बन चुके हैं, जज्बाती कौम हैं हम,
जज्बात में मैं भी आया, आप भी कभी कभी आते हैं कि हम क़यादत के नाम पे, कौम के नाम पे ओवैसी साहब का झंडा उठा लेते हैं। लेकिन इस आंकड़े के बाद आप अगर अपनी अक़ल का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली तमाम नस्ल को, अपनी कौम को आग में झुलसने से ज़रूर बचा लेंगे। उनके पैटर्न को मैं समझाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का मैं वक्त लूँगा। गौर कीजिएगा, 2016 में पश्चिम बंगाल के 6 सीटों पे बीजेपी का वोट शेयर क्या था, और 2021 में पहली दफ़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM चुनाव लड़ने गई थी। मालदा की 2 सीटें थी, मुर्शिदाबाद की 2 सीटें, 1 सीट उत्तर दिनाजपुर की और 1 आसनसोल की। कुल 6 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किए थे 2021 में। 2021 में बीजेपी का वोट शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इस डेटा को मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे वक्त लगा चीज़ों को एनालाइज करने में, वो एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, बाकी मैं आपकी अक्ल पे छोड़ता हूँ। एक सीट है जालंगी, 2016 में बीजेपी ने 7.34% वोट लाए थे, मतलब बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 7% था। जैसे ही ओवैसी साहब वहाँ कैंडिडेट फिल करते हैं 2021 में, वहाँ सीधा 7 से बीजेपी का वोट शेयर 19.7%। आपको थोड़ा यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार ये 7 से सीधा 19 कैसे हो सकता है, वो भी 19.7%। आप इलेक्शन की साइट पे जाएं या गूगल में सिर्फ आप जालंगी विधानसभा चुनाव 2016-2021 लिखेंगे, डेटा आपके सामने होगा। यानी 12% का उछाल। कब? जैसे ही ओवैसी साहब कैंडिडेट वहां खड़ा करते हैं। अगली सीट है सागर दिघी, यहां और आपके तलवे की जमीन खिसक जाएगी। 4.31 2016 में बीजेपी का वोट शेयर था। 2021 में जैसे ही अपनी क़यादत वाला झंडा वहां पहुंचता है, वहाँ 26.7% बीजेपी का वोट शेयर हो जाता है, यानी करीब 21% वोट परसेंट बढ़ जाता है। समझिएगा, कहाँ 4% था 2016 में, ओवैसी फैक्टर देखिए कि सीधा 27% करीब हो जाता है, यानी 21 से 22% वोट बीजेपी का बढ़ जाता है। एक और सीट है रतुआ, जहाँ से ओवैसी साहब ने 2021 में बंगाल में कैंडिडेट खड़ा किया। 13.82 था बीजेपी का 2016 में, 2021 में 25.11% हो जाता है, यानी यहाँ भी 11% बढ़ जाता है। फिर एक सीट है मालतीपुर, वहाँ 8.25% ही वोट शेयर था बीजेपी का 2016 में। 2021 में जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ जज्बाती कौम को अल्लाह और रसूल वाला नारा देके भाषण देते हैं, 18.44% बीजेपी का वोट शेयर हो जाता है, यानी यहाँ भी करीब 11% वोट शेयर बढ़ जाता है। इताहर एक सीट है, वहां 16 से सीधा 36% हो जाता है, मतलब 2016 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 16% था, 2021 में ओवैसी साहब के आने की वजह से 36% हो जाता है। आसनसोल में 33% था, 41% हो जाता है, यानी 8% बढ़ जाता है। यही 6 सीट है जिसपे ओवैसी साहब 2021 में इलेक्शन लड़े थे। बीजेपी का वोट शेयर क्या था और क्या हो गया, मैंने आंकड़े आपके सामने पेश कर दिए हैं। यानी मिनिमम 8% का उछाल हुआ और मैक्सिमम 21% तक वोट परसेंट बढ़ गए इन 6 सीट पे। अब आप दिमाग की बत्ती जलाइए, जैसे अल्लाह ने मुझे दिमाग की बत्ती जलाने पे हिदायत बख्शा कि भाई ये 6 सीट ही क्यों मांगते हैं। बिहार में भी 6 सीट मांगा, वहाँ अपने स्टेट में भी वो 7-8 जगह ही कैंडिडेट खड़ा करते हैं। उनका पैटर्न क्या समझिए, किस मकसद के, किस साजिश के तहत ये हो रहा है। इस देश में जो मुसलमान युवा MLA MP बनने का ख्वाब रखते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, उनको एक चीज़ याद रखना होगा, जब जागे तभी सवेरा। मुझे समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक आपको हिंदू समाज का वोट नहीं मिलेगा आप नहीं जीत सकते हैं। अशरफ अली फातमी साहब 4 बार MP जीते लगातार, क्या वो हिंदू वोट के बगैर जीत सकते थे? क्योंकि वहाँ तो करीब 22 से 25% ही मुस्लिम वोटर्स हैं। मधुबनी से शकील अहमद साहब 2 बार लगातार जीते, हिंदू वोट के बगैर जीत सकते हैं क्या? वहाँ भी 20 से 25% मुस्लिम वोट हैं। इस तरह से आप असेंबलीज का आप आंकलन कर लीजिए, 2-4 सीट सीमांचल की छोड़ दें तो आप कहीं भी 40% से ज़्यादा नहीं है, 15 से 40% के बीच में है। कहीं पे 15, कहीं पे 18, कहीं पे 20, कहीं पे 25, फिर आप कैसे जीतेंगे बिना हिंदू वोट के? तो असल साजिश ये है कि जहाँ पे मुसलमान 20% है, 25% है, जहाँ गठबंधन की वजह से, या कह सकते हैं देश का जो जोड़ तोड़ है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, गठबंधन है, जिसकी वजह से मुस्लिम को टिकट्स मिलते हैं और हिंदू समाज का वोट उसे मिल जाता है, जिसकी वजह से वो असेंबली पहुंचा करते थे, जहां जिसकी वजह से वो लोकसभा पहुंचते हैं। इस फैब्रिक को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो
वोट शेयर है हिंदू का जो मुस्लिम कैंडिडेट को मिलता है, इस पे चोट पहुंचाओ, इसको कॉमनल बनाओ, यानी इसको बीजेपी की तरफ शिफ्ट करा दो। यही वो वोट है। ये जो 7 से 19 आप देख रहे हैं, 4 से जो 26 देखा कि सागर दीघी में 4% बीजेपी का 2016 में था, 2021 में 26%, तो ऐसा नहीं कि वहां मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया। यानी इस सीट पे जो हिंदू सेकुलर वोट था वो मुस्लिम कैंडिडेट को या तृणमूल कांग्रेस जो सेकुलर पार्टीज है उसको ना देकर के उन्होंने बीजेपी को दे दिया। ओवैसी का ये इंपैक्ट होता है। ये जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे उस दिन आपको ओवैसी में क़यादत नहीं मक्कारी नजर आने लगेगा, जो कि यही सच है कि उसका सिंगल मिशन यह है कि जो हिंदू सेकुलर वोट है उसको बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने पे मजबूर कर दो, ऐसा भाषण आकर के दो। दूसरी बात, जो मुस्लिम वोट है उसको डिवाइड कर दो कि थोड़ा वो पतंग में दे दें, थोड़ा कांग्रेस में, थोड़ा दूसरी पार्टी में दे दें। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। मैंने ये तमाम आंकड़े चीख चीख करके बता रहे हैं। आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे, आंकड़ों पे जरा गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आप सोचिए कि बिहार में गठबंधन 31 उम्मीदवार को लड़ा रही है, यानी 31 सीट्स पे अगर हिंदू वोट दे दे मुस्लिम कैंडिडेट्स को तो इंशाल्लाह वो जीत करके असेंबली पहुंचेंगे, तो एक नंबर्स नजर आएगा। लेकिन ओवैसी साहब के वहां लड़ने की वजह से जो हिंदू सेकुलर वोट है वो कॉमनल हो जाएगा। और फिर हम क्या गाली देते हैं, हम क्या मलाल शेयर कर रहे होते हैं, खुल करके लिख रहे होते हैं, यादव नहीं दे रहा है, हम भी यादव को नहीं देंगे। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि चाहे यादव हो, चाहे पासवान हो, चाहे सिंह हो, चाहे झा हो, जो कल तक आपको वोट दे रहे थे ना, शकील साहब को तो झा ने भी वोट दिया, यादव ने भी वोट दिया, कुशवाहा ने भी दिया, पासवान ने भी दिया, फातमी साहब को सभी जातियों ने वोट दिया, अब क्यों नहीं दे रहा है? ओवैसी फैक्टर है कि ओवैसी साहब जो जाकर के आवाज लगाते हैं कि कौम एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, उनको जगाने का वो काम कर रहे हैं। यानी उनके इस देश में तो 100 सालों से ये कोशिश है कि हिंदू समाज एक बैनर के तले आ जाए। मैक्सिमम कितना आया है? आंकड़े बता रहे हैं मैक्सिमम 40%। मतलब आज भी 60% बहुसंख्यक समाज के जो हिंदू वोटर्स हैं वो सेकुलर हैं। उस 60% को चोट करने के लिए ओवैसी साहब मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम बहुल सीटों पे खड़ा करते हैं, ताकि जो 60% सेकुलर ये भी धीरे 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 बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और हिंदू जब एक तरफ हो जाएगा तो आप क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे, कौन सा बिल रोक लोगे, कहां आप मदद पहुंचा लोगे मुसलमानों को, मुझे समझा दे। एक मुस्लिम अगर एमएलए किसी पार्टी से बनेगा तो एमएलए फंड से वो काम कराएगा। अब मुझे कोई समझा दे कि कोई भी काम जो पब्लिक वेलफेयर का होता है क्या आप अपने जेब से करा सकते हो? क्या सड़क आप अपने पैसे से बना सकते हैं? क्या आप इलेक्ट्रिफिकेशन करा सकते हैं? क्या आप नालियां बना सकते हैं अपने पैसे से? वो सरकारी टेंडर के जरिए ही होगा, एक सरकारी सिस्टम है उसके जरिए होगा। तो जो फंड्स होंगे उसी से आप करोगे। तो ओवैसी से अगर कोई एमएलए बन जाएगा तो कौन से उसका फंड 50 गुना बढ़ जाएगा। तो असल साजिश को समझिए। साजिश ये है कि मुस्लिम बहुल सीट्स पे ओवैसी के जाने से उन सीट्स के जो सेकुलर वोट्स होते हैं, हिंदू सेकुलर वोट की मैं बात कर रहा हूं, वो कॉमनल हो रहा है तेजी से। ये मुसलमानों को नहीं दिख रहा है, मुझे दिख गया है, मैंने आपसे शेयर कर दिया है। गलती हो तो एहसास कीजिए, सुधार लाइए और याद रखिएगा ये वो आग है जो धीरे धीरे अस्पतालों तक पहुंच रहा है, दुकानों तक पहुंच रहा है, ऑफिसेज तक पहुंच रहा है, कारोबार तक पहुंच रहा है। आपको एक आध मिसालें सुनने को मिलती है ना कि डॉक्टर बोलता है कि नहीं मुसलमान का मैं इलाज नहीं करूंगा। अगर यही रहा हाल तो बहुत वो दिन दूर नहीं है जब लोग खुल के कहेंगे नहीं जी मुसलमान का डॉक्टर भी अलग होगा, अपना अस्पताल बनाओ, अपना करो। आपके जो डिलीवरी बॉयज को कहते हैं डिलीवरी नहीं लूंगा, ये तो 2-4 मिसालें आपको देखने को मिलती है ना। क्यों? क्योंकि जो हिंदू बहुसंख्यक समाज में जो सेकुलर है वो ओवैसी साहब की वजह से तेजी से वो कॉमनल बन रहा है। ये आपको दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिखेगा तो आप अपनी कौम को, अपनी नस्ल को आप तबाह बर्बाद कर लेंगे। दिल की जो आवाज थी वो मैंने आप तक शेयर की है। अगर किसी को लगता है कि ये पेड वीडियोस है तो अल्लाह के यहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। मेरा जो काम है, मुझे जो दिल की आवाज़ आती है वो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस का आदमी हूँ, डेटा देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब मैं शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप कल इलेक्शन से पहले लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जो पार्टीज़ है AIM टाइप की। देखिए एक और आखिरी बात कहूँगा, इस देश में अब 2 ही फॉर्मूला काम कर रहा है। जो नेता लोग, देखिए मक्कारी का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। एक तरफ है जो हिंदू बहुसंख्यक समाज को ये कहता है कि विश्व में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा एक भी कंट्री नहीं है।
जाहिर है उस नशे में, उस अनभक्ति में लोग ये नहीं देख रहे कि हम बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अनभक्ति में उसको वोट दिए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का देखिएगा से दूसरा एक लाइन क्या रहता है कि इस मुल्क में पासवान ने भी रूल किया, चमार ने भी रूल किया, ब्राह्मणों ने भी रूल किया, हर जाति वालों ने रूल किया, हमारी कहाँ कोई पार्टी है, हमारा कहाँ कोई कायद है। भाई कायद ऐसा नहीं होता है। आप स्पीचेस देख लीजिए, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जितने खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं क्या इस तरह से वो स्पीच देते थे? आप 2012 का अकबरुद्दीन ओवैसी का यूट्यूब पे भाषण स्पीच मौजूद है, आप सुन लीजिए उसको जाके। क्या एक मुसलमान वैसा स्पीच दे सकता है? कुरान जिस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि दूसरे के खुदा को गाली ना दो, वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? और नाम आपने दे दिया है क़यादत। हो क्या रहा है इस देश में कि जो बिल्कुल जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, वो बाहर जुलूस निकालता है झंडे लेके और कहता है कि मैं ही आशिक रसूल हूँ। सेम वैसे ही जिसका मुस्लिम क़यादत से कोई लेना देना नहीं है, जो बेसिक जो पैटर्न होना चाहिए मुस्लिम कैसे क़यादत करेगा, उसके लहजे में मोहब्बत होगा, अखलाक होगा, दूसरे मज़हब को वो प्रोवोक नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, उसके जस्ट उलट वो काम कर रहा है, नाम दे दिया है मुस्लिम क़यादत। इसलिए वक्त है, अभी बहुत दूर हम नहीं पहुँचे हैं। संभालिए, समाज में बेदारी लाइए और खुल करके कहिए कि नहीं, इस तरह की क़यादत मुस्लिम क़यादत नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी तो एक साजिश की तरह काम कर रहे हैं, ये समझना होगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियोज़ में फिर एक एनालिसिस लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। मुसलमान के बने थे, उसमें 29 कांग्रेस की पार्टी से बने थे। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। अब आप बिहार के एमपी सीटों का भी थोड़ा सा आकलन कर लीजिए, उनके आंकड़े भी चेक कर लीजिए। मैं आपको कुछ सीट्स बता रहा हूं जहां मुसलमान सोच ही नहीं सकता है जीतने की जब तक कि हिंदू समाज का उसे वोट न मिले। जैसे मधुबनी 22 से 24% मुसलमान वोटर है, दरभंगा में से 20% मुसलमान वोटर है, पूर्णिया में 23% मुसलमान वोटर है, सिवान में 17% मुस्लिम वोटर है, पश्चिमी चंपारण में 23% मुस्लिम वोटर्स है, कटिहार जिसको आप मुस्लिम बहुल सीट कहते हैं वहां भी 41% मुस्लिम वोटर्स है। सिर्फ किशनगंज को छोड़ करके कहीं पे भी जब तक हिंदू समाज का वोट आपको नहीं मिलेगा, आपका कोई सांसद भी बिहार में नहीं बन सकता। तो ये जो आप दरी वाला लाइन इस्तेमाल करते हैं, दरअसल आप उनको एक पैगाम दे रहे हैं कि तुम भी मुस्लिम उम्मीदवार के लिए दरी ना बिछाओ, तुम भी अपनी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, कंसोलिडेट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अब वही हो रहा है। आप समझ रहे हैं, खेल समझ रहे हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल साहब की जो मुसलमान पार्टीज के लाने का असल एजेंडा क्या होता है और क्यों उनको टीवी में टाइम दिया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतना ज्यादा फुटेज दिया जाता है, समझ रहे हैं आप? आप अपने वोटों से ज्यादा बिहार में 10 से 11 एमएलए बना लेंगे सर। आप एक एमपी जिता सकते हैं किशनगंज, उसकी जगह उसके अलावा कहीं नहीं जिता सकते हैं। लेकिन तारीख देख लीजिए, पूर्णिया से मुसलमान एमपी बने, अररिया से बने, सिवान से बने, मधुबनी से बने, दरभंगा से बने, पश्चिम चंपारण से बने। और यही साजिश है कि मुसलमान का जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में और हाउस में वो कम हो जाए, और लगातार कम हो रहा है। जब से आपके अंदर ये वायरस डाला गया, अपनी क़यादत, अपनी हिस्सेदारी, दरी नहीं बिछाना है, तब से असल में उधर लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो कहूंगा शुक्राने की नमाज मुसलमानों को पढ़नी चाहिए कि आज भी इस मुल्क में 60% कम से कम हिंदू भाई हमारे सेकुलर हैं, आज भी, इस वक्त भी। और उसी को आप असल में प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम दरी ना बिछाओ। ये हमारे लिए नहीं कहा जा रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी या यख्तुल ईमान है जो सारे आके जो कमेंट कर रहे हैं ना फेसबुक पे कि तुम दरी बिछाओ, तुम जुम्मन हो, दरी हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, दरअसल ये हमारे लिए नहीं लिखा जा रहा है। एक्शन का रिएक्शन कहां हो रहा है? एहसास ही नहीं इस जाहिल कौम को। माफ कीजिएगा मैं ऐसे अल्फाज आज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये कौम आंकड़े देखना समझना चाहती ही नहीं है। कहीं अपने मफाद में, खुदगर्जी में, दलाली कह लीजिए, पैसे कह लीजिए, थोड़े छोटे छोटे काम का लालच कह लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है इस कौम को। इसलिए आंकड़े जाके देखिए कि 379 जो एमएलए बिहार में बने हैं वो हिंदू वोट से बने हैं कि मुसलमान के वोटों से बने हैं। ये तमाम सीटों पे मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज वगैरह पे जो मुसलमान एमपी जब भी बने, जितनी बार भी बने, वो हिंदू वोट से बने कि मुसलमान वोट से बने। तो अगर हिंदू वोट, अगर ये हिंदू भाई अगर ये सोच लेते कि नहीं जी इन लोगों के लिए दरी नहीं बिछाना है, तो क्या कभी आपके अशरफ अली फातमी एमपी बनते, शकील साहब एमपी बनते, शहाबुद्दीन साहब मरहूम एमपी बनते, तारिक अनवर साहब एमपी बनते? ये क्यों नहीं आप सोचते हैं? आपके रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने की इतनी बड़ी साजिश चल रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन साजिश कर कौन रहा है? घर में आग लगी घर के चिराग से। समझ गए होंगे आप कि इसमें जो आग लगाने वाला
अख्तरुल ईमान जैसे लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग। इसलिए इस चुनाव में बहुत ज़रूरी है कि आप सेकुलर ताकतों को मजबूत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कांग्रेस और सेकुलर पार्टीज कमज़ोर होंगी, फासिस्ट ताकतें, कॉम्युनल ताकतें उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। और ये लगातार गड़ा बढ़ रहा है। जहां बीजेपी का बीज भी नहीं था, छोटा सा पौधा था, वहां वो आज बरगद का पेड़ बन चुका है। वजह क्या था? यही नारे कि दरी नहीं बिछाएंगे, तो उधर जागरूकता आ गई कि नहीं, हमें भी नहीं दरी बिछानी है। कहते तो आप मुसलमानों के लिए हो, रिएक्शन कहां हो रहा है? और इस देश का इतिहास रहा है भाईचारगी का। प्लस मुसलमान जो नौटंकी कर रहा है, दरअसल जो आप क़यादत की बात कर रहे हो, इस मुल्क में जो मुसलमान इस वक्त है वो तो मुस्लिम लीग के खिलाफ रहा। जो हमारे में जो खून दौड़ रहा है हमारे बाप दादाओं का, हमारे बाप दादा तो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। 11 जनरेशन से हम जिस गांव लौखा में रह रहे हैं, जहां से हम हैं, वहां तो हमारे बाप दादों ने रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग के आइडिया को रिजेक्ट किया। मतलब हमारे खून में सेकुलरिज्म दौड़ रहा है। हम झूठ मूठ की नौटंकी करते हैं आकर के फेसबुक पे। भाई आपकी असलियत क्या है वो समझिए। हम भाईचारे पे विश्वास करने वाले लोग हैं। मुसलमान को सिर्फ एक काम करना चाहिए इस मुल्क में, मेरे हिसाब से। आप मुखिया बने, सरपंच बने, जिला परिषद बने, चेयरमैन बने, एमएलए बने, आप ईमानदारी से काम कीजिए। हिंदू समाज आपको सर पे बिठा करके आपको तमाम पोस्टें देंगे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? करीम साहब देखिए, कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो ऑनर है, वो एक एमएलए बनने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। हर साल वो हजारों डॉक्टर पैदा कर रहे हैं। जो कॉलेज एक हजारों डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, उनका मर्तबा सोचिए। अब वो एक अदना सा एमएलए बनने के लिए वो महुआ में जाकर के डोर टू डोर मेहनत कर रहे थे। सोचिए क्या मानसिकता होगी हमारी कौम की। हम एक दूसरे पे केस मुकदमा कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। हम एजेंडे में शामिल हो जा रहे हैं बीजेपी के कि हम जाकर के मुस्लिम बहुल इलाके में कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि जो सेकुलर वोट है वो कंसोलिडेट हो जाए। मतलब कितने घटिया हम बच चुके हैं। इतनी गिरावट इस कौम में आ गई है, कहा नहीं जा सकता है। कमेंट्स पढ़ लीजिए तो आपको शर्म आ जाए। दरी नहीं बिछाएंगे, बताइए। तो ये तमाम जो 379 लोगों के लिए हमारे हिंदू भाई दरी बिछाते आए हैं, मतलब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं जिन लोगों ने अशरफ अली फातमी साहब को वोट दिया, शकील साहब को वोट दिया, तारिक अनवर साहब को वोट दिया, मरहूम शहाबुद्दीन साहब को वोट दिया, उनकी तो लाज रख लें आप। उनकी को भी क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? उन हिंदू भाइयों का क्या कसूर था जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपके लिए दरी बिछाया? क्या आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? बहरहाल मेरी बात पे गौर कीजिएगा। कल वोटिंग फेज 2 का है, सोच समझ के दीजिए। कॉम्युनल फोर्सेज को हार का मुंह दिखाइए, उनके लिए दरवाजे को बंद कीजिए, कहिए माफ कीजिए, हमारे यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए सेकुलर पार्टीज माने रखती है। इस देश के भाईचारे के लिए, इस देश की शान आन बान के लिए सेकुलर फैब्रिक बना रहना जरूरी है, याद रखिएगा। और यही फॉर्मूला यहाँ कामयाब रहेगा। और मैं इस देश का एक नागरिक, एक मुसलमान, हमेशा से, क्योंकि हमारे पूर्वज खिलाफ रहे मुस्लिम लीग से लेकर के कॉम्युनल फोर्सेस के लिए, तो उसी तरह मैं भी उसके खिलाफ हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मैं कुछ जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपनी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।